Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Ribbhi Pandey. Let's start our topic. आज का टॉपिक है यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर है जीआईसी का। 100 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर देखा नहीं है वीडियो अभी तक तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। वह क्या है? वन फूड एक्सचेंज ऑफ मिल्क प्रोवाइड्स प्रोटीन। दूध का एक एक्सचेंज खाद्य विनिमय प्रोटीन उपलब्ध कराता है। यहाँ पे अच्छा एक चीज, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि दूध का एक्सचेंज खाद्य में प्रोटीन उपलब्ध कराता है। कितना प्रोटीन उपलब्ध, किस फूड के जैसे एक्सचेंज कर रहे हैं तो किस फूड से एक्सचेंज में कर रहे हैं, कितना प्रोटीन उपलब्ध करा रहा है? तो करा रहा है 4 ग्राम। 4 ग्राम। और दूध में प्रोटीन भी कितना होता है? 3.3 ग्राम। मतलब 30 ml में क्या होता है, ml में बता दूं, अगर 1 कप में कभी पूछता है तो 1 कप में होता है 7.7 ग्राम प्रोटीन होता है, या 8 ग्राम भी कर सकते हैं। 7.1 कप में पूछ रहा है, लेकिन जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है मिल्क में वो 30 ml में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। जीवाणु जो दही में पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस या साल्मोनेला। क्या पाया जाता है? दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इसमें और तीन है, तीनों को बताते हैं किसमें क्या पाया जाता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम किसमें मिलता है? क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम मिलता है केन प्रोटीन फूड में। मतलब डिब्बाबंद क्या बोलते हैं, डिब्बाबंद जो प्रोटीन युक्त फूड होता है उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस किसमें मिलता है? ये भी एक बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है ये फर्मेंटेड फूड में, खमीरीकृत वाले फूड में मिलता है, पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है योगर्ट, दही से मिलता जुलता है, योगर्ट दही की तरह ही होता है। नेक्स्ट है साल्मोनेला। साल्मोनेला किसमें पाया जाता है? ये मिलता है एग एंड मीट में। एग मतलब अंडा और मांस वाले प्रोडक्ट में जो होता है उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये जितना मैंने बताया है इसको थोड़ा आप लोग कहीं नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, अभी कभी साल्मोनेला पूछ लेगा, कभी लैक्टोबैसिलस पूछा ही है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम। याद रखना क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम किसमें होता है? ये होता है केंट प्रोटीन फूड में। स्ट्रेप्टोकोकस होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, किसमें मिलता है? एगार्ट या फर्मेंटेड फूड में, खमीरीकृत फूड में मिलता है। साल्मोनेला किस में मिलता है? ये मिलता है एग या मीट में, लैक्टोबैसिलस दही में, कर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्लासिफाई द प्रिजर्वेटिव एज। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परीक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। क्या किया है? श्रेणी 1 एंड 2, श्रेणी ए एंड बी, खाद्य ग्रेडर खाद्य, गैर खाद्य ग्रेड या भक्ष्य योग्य या भक्ष्य आयोग, एडिबल एंड नॉन एडिबल फूड। क्या है खाद्य सुरक्षा ने कौन सा दिया है? कितने परीक्षों में होना है? एडिबल एंड नॉन एडिबल। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्लांचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? पहला, भाप के दबाव में पकाना, ये तो लिखा है प्रेशर कुकिंग, तो ये तो ब्लांचिंग है ही नहीं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना और पानी में उबालना, तो उबलते पानी में खाद्य कुछ मिनट के डालना और फिर ठंडा करना। ये क्या होता है? ब्लांचिंग होता है। टमाटर का या सब्जियों का ब्लांचिंग करते हैं, इसको क्या कहते हैं? और ब्लांचिंग का मैंने बताया था क्या मतलब सबसे ज्यादा यूज किस लिए होता है? इनएक्टिवेट द एंजाइम, एंजाइम को डीएक्टिवेट करने के लिए होता है। आरडीए फ्रॉम आरडीए, यहाँ डिपिंग द फूड प्रोडक्ट इन द बॉइलिंग हॉट वाटर एट फॉर फ्यू मिनट एंड देन कूलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरडीए आईसीएमआर 2010
फॉर आयरन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज। गर्भवती आइसमेयर के गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा कितनी है 37 है या 40 मिलीग्राम है? 37 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज। प्रसार शिक्षा है, प्रशासन है, एक कला है, एक विज्ञान है। कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रसार शिक्षा क्या है? कला और विज्ञान दोनों को मिक्स करके जब प्रसार किया जाता है तो क्या कहलाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन कहला जाता है, प्रसार शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। हरे पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? वो होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन या विटामिन ए दोनों हो सकता है। अच्छा यहाँ पे जो एक तो ग्रीन लीफी भी पूछा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पूछा, येलो वेजिटेबल भी पूछा था। तो येलो वेजिटेबल में जो मिलता है वो क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन मिलता है। वरना रेटिनाल भी हो सकता, रेटिनाल तो हो ही नहीं सकता था, बीटा कैरोटीन है, विटामिन के डी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ होम साइंस एसोसिएशन इन इंडिया इन 1952 में एट। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में कहाँ हुआ था? चेन्नई में, केरल में, पूना में या लुधियाना में? वो हुआ था चेन्नई में। चेन्नई मद्रास में हुआ था कि या कौन था, कौन से इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने कराया था? ये मिस पियर्सन ऑफ वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? किस इंस्टीट्यूशन में हुआ था? मिस पियर्सन ऑफ वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर गवर्न बाई। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होता है। अच्छा ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन आया था, ये इसकी जो देन है वो एग्रीकल्चर का ही, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन जब आया होम साइंस में तो इसकी देन जो माना जाता है वो एग्रीकल्चर ही माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं कहाँ से? यूजीसी से, AIWEF से, ICR से या CSRI से। तो ये कौन गवर्न करता है? ये करता है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यूजीसी का तो पता ही है, अंडरग्राउंड कमीशन। CSRI ये दोनों संस्था हैं, जैसे CBSE है आपका एग्जाम कराता है। नेक्स्ट है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट इज गृह प्रबंधन क्या है? कैसे प्रक्रिया है गृह प्रबंधन? मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल। होम मैनेजमेंट इज मेंटल प्रोसेस। जब भी कोई आप डिसीजन लेते हो, कोई भी क्रिया करते, प्रबंधन करते हो तो कैसे करते हो? मानसिक प्रक्रिया, दिमाग से ही काम करते हो। नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑफ different units of building with respect to sun, wind, direction, rain and topography of locality is called। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। ओरिएंटेशन कहलाता है, फिजिकल फीचर कहलाता है, रूमिनेस कहलाता है या ग्रुपिंग कहलाता है। आमुखीकरण भौतिक विशेषताएं हैं, कमरों का फैलाव है या समुद्रीकरण है? ये जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन है ये है प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग प्लानिंग का है। मतलब जो हाउस घर का जो प्लान करते हैं या आवास योजना बनाते हैं तो उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? आमुखीकरण है। इसका जो आंसर है आमुखीकरण। ओरिएंटेशन में भी दो होता है, एक होता है आस्पेक्ट होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। आस्पेक्ट को बोलते हैं दिशा स्थिति, प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं बाहर रूप। तो इसका जो ये क्वेश्चन पूछा गया दिशा वजह आस्पेक्ट में ही आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो आंसर सही ऑब्जेक्ट। फिजिकल फीचर का कोई मतलब नहीं है, ये इसमें नहीं है, प्रिंसिपल में नहीं है। और दूसरा है रूमिनेस। रूमिनेस का मतलब रूमिनेस का मतलब क्या होता है? रूमिनेस का मतलब होता है कि कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग हम कर सकें। कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपका डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल है या कोई इसकी चीज है कि आप डाइनिंग टेबल क्या एग्जाम्पल, जैसे वार्डरोब है, वार्डरोब का आप यूज कैसे कर सकते हैं? वार्डरोब ना लगवा के आपने दीवार में ही वार्डरोब बनवा लिया। तो कहने का मतलब कब जितना आपका कम स्थान है उसका ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग कर पाए। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि
जो रूम की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, या जब भी आप चीज बता रहे हैं बना रहे हैं प्रिंस आवास में, तो इस प्रकार से व्यवस्था करें, वो मैच करे। जैसे किचन है तो किचन के बगल आपका डाइनिंग टेबल होना, ये नहीं है कि आपका डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम या इधर बेडरूम के पास हो। तो ग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उससे वो चीज कोरिलेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज अ बायर एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट इज, वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है। अ पर्सन हु इज अ बायर एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, जो बायर होता है वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है, परचेजर नहीं कहलाएगा। चलो यहाँ खरीदार लगा देंगे। तो जो पर्सन जो खरीदता है और यूज करता है प्रोडक्ट को, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। वोवन एज ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड, किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्वेज। किनारी सेल्वेज देखा होगा, कभी दुपट्टा ले लीजिए या कोई ऐसा, जब ऐसे लेंथ में फैब्रिक गारमेंट खरीदने जाते हैं, फैब्रिक तो किनारे किनारे देखिएगा साइड में ऐसे लॉक टाइप का लगा रहता है, जिसे साइड में जब आप देखो वर्टिकल में देखेंगे, ऊर्ध्वाधर तल में जब देखेंगे तो किनारे देखेंगे कोई भी एक भी धागा आपका निकल नहीं सकता है। तो वो वही आपका क्या किनारी जो होता है उसको बोलते हैं सेल्वेज बोलते हैं। कि क्यों हो जाता है, क्योंकि जब शटल चलता है बैक्टीरियान में, पानी में जब चलता है तो वो लॉक करते हुए चलता है। उस फैब्रिक की जब बुनाई होती है तो वो किनारे इधर से भी जब शटल लेफ्ट से राइट साइड गया, राइट से लेफ्ट, तो क्या करता है, लॉक करते हुए आता है, तो ये क्या बन जाता है, सेल्वेज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ द डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है इन्फेंसी में होती है, लेट चाइल्डहुड में होती है, प्रीनेटल पीरियड में होती है, या पुबर्टी में होती है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, तो सबसे ज्यादा फास्टर डेवलपमेंट किस स्टेज में होता, प्यूबर्टी में भी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर ये यहाँ पे इन्फेंसी नहीं आया होता, शैशवावस्था नहीं आया होता, तो हम यौनावस्था में ऑप्शन क्लिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर शैशवावस्था में क्या होता है, विकास की दर ग्रोथ हो या डेवलप सब क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है शैशवावस्था में। उसमें एक क्वेश्चन भी आता है ना कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो अपने बर्थ वेट से कितना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। और अपने हाफ बर्थडे पे कितना रहता है, 6 महीने का होता है, कितना होता है, जस्ट डबल हो जाता है, मतलब दुगुना हो जाता है। और 1 साल में अपना कितना उसकी विकास दर कितनी हो जाती है, तिगुना हो जाती है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा जब अपने बर्थ से 1 साल का होता है तो कितने गुना के उसका विकास हो गया होता है, 3 गुना हो जाता है। और जो वो 6 महीने का होता है तो दुगना हो गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, क्या है, पूछ रहा है, द फर्स्ट वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट व्हिच इन्वॉल्व द होल बॉडी, जो एक शिशु है जो अपनी सबसे पहले स्वैच्छिक गति करता है जिसमें उसका संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, क्या, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, रोलिंग ओवर, सिटिंग अप अनअसिस्टेड, पलटना, घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना, या बिना सहारे के। तो क्या है ऑप्शन, क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलना क्या होता है, वो सबसे पहले क्या, वैसे सबसे पहले जो करता है वो मतलब वॉलंटरी मूवमेंट जो न्यूबॉर्न करता है, तो सबसे पहले जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस करता है, प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं, अंतर प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस करता है। रिफ्लेक्सेस के बाद उसके आते रूटिंग होती है, रूटिंग के बाद उसकी क्या होती है, घुटनों के बल चलना है, क्रॉलिंग होती है, फिर पकड़ता है चीजों को, ग्रैप्सिंग करता है, फिर उसके बाद आगे उसकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन है नहीं, वरना थोड़ा डिटेल में समझाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process of restoring a person lost function is termed as, किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है। A process of restoring a person lost function is termed therapy, रिहेबिलिटेशन, इंटरवेंशन या स्टिमुलेशन। तो क्या किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिहेबिलिटेशन कहलाती है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता नहीं कर पाता है या ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन से कर दिया जाता है। थेरेपी आश्रय उत्प्रेरणा का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स आर यूज इन, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है किसमें करते हैं, वो करते हैं बाटिक प्रिंटिंग में, ब्लॉक प्रिंटिंग में, स्क्रीन प्रिंटिंग में या टाई डाई में। टाई डाई में भी नहीं करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग में तो स्क्रीन का, उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा बताएंगे किस स्टेप है। ब्लॉक प्रिंटिंग में तो क्या करते हैं, डाई को लेते हैं, उस स्टैम्प टाइप का वुड का या किसी भी मटेरियल का बना होगा तो उसमें क्या कहते हैं, डाई में डिप करते हैं और फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर देते हैं। बाटिक में क्या होता है, इसमें वैक्स लगाते, मतलब जैसे आपने डिजाइन बनाया है और फैब्रिक में क्या कर लेते हैं, जैसे जिस फैब्रिक पे डिजाइन पे कलर को नहीं डाई होना है या उस पर नहीं कलर लाना है तो उस पर क्या कर देते हैं, वी वैक्स लगा देते हैं या पैराफिन लगा देते हैं, तो उस पर वो कलर नहीं, जितने डिजाइन में आप कलर को चाह रहे होते हैं उतने में वो उसमें कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर इन व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है, आंत में, अमाशय में, यकृत में या हृदय में। किस अंग में होता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में। अगर ये इंग्लिश थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी टफ जा रही है तो हिंदी देख लेते तो थोड़ा इजी हो जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल निर्माण किस अंग में होता है, तो किस अंग में होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, महिलाओं हित घरेलू हिंसा संरक्षण निधि अधिनियम पारित हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये है 1995, 2005, 2007, 2010। अच्छा, ये पूछ रहा है कि केम इनटू फोर्स इन मतलब महिलाओं हेतु घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में पारित हुआ, तो पारित पूछ रहा है, तो पारित जब हुआ था वो पारित हुआ था 2005 में, लेकिन जो कमेंसमेंट था या मतलब जो लागू हो गया जिस दिन से, मतलब काम होने फोर्स में। अच्छा, इंग्लिश में देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर ऐसे होता प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन, ये पूछा गया होता तब तो होता 2005 मतलब कि आया, लेकिन इनटू फोर्स में पूछ रहा है, फोर्स मतलब लागू हो गया जिस दिन से, वो हुआ था 26 अक्टूबर 2006। अगर थोड़ा इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा अगर उसको नहीं पता होगा तब तो वो गलत कर जाएगा। एक चीज याद रखना, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में था, लेकिन इनएक्टमेंट या मतलब फोर्स में कब से लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 में हुआ था। तो ये हिंदी में अगर पढ़ते तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर डिस्फंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज इज, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है, आर्थराइटिस, सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या एपिलेप्सी, मिर्गी मांसपेशियां दुर्विकास या मस्तिष्क पक्षाघात। तो पूछ रहा मोटर डिस्फंक्शन, मोटर मतलब होता है जो हाथ से काम करते हैं, मतलब शारीरिक काम कर रहे हैं, मस्तिष्क क्षति के गत्या शिथिलता होती है, और गठिया मांसपेशियां दुर्विकास क्या होता है, मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क क्षति का मोटर डिस्फंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज इज सेरेब्रल पैल्सी। अकॉर्डिंग टू G.B. वाटसन साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ, G.B. वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, मेंटल स्टेट है, बिहेवियर है, कॉन्शियसनेस है या माइंड है। व्यवहार पे किया था, मानसिक अवस्था पे किया था, चेतना का किया था या मन का किया था, तो G.B. वाटसन ने किया था व्यवहार पे, बिहेवियर पे किया था। इन्होंने ऑब्जर्व करते रहते थे कि लोगों के कि व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं लोगों के। Where was the first psychology laboratory set up? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिप्जिंग में। ये की गई थी लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहाँ है, जर्मनी में है, जर्मनी तो नहीं पूछा था, जर्मनी में है। लिप्जिंग में प्रथम साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्थापित की गई थी 1879 में, 1879 में की गई थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, लर्नर से, लर्नर सिचुएशन से, लर्निंग प्रोसेस से या ऑल ऑफ द अबव से। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न विद ऑल ऑफ द अबव, अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम की परिस्थिति से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है और उपरोक्त सभी तीनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन, ये तो होता नहीं है, नई नॉलेज आप रट के कोई चीज नहीं ग्रहण कर सकते। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग, नन ऑफ द अबव।
तो अनुभव नवीन अर्थ खोजने से, ऐसा नहीं है कि आप जब कोई नया अर्थ नवीन अनुभव कर या अनुभव ले लिए हैं या कोई नई चीज खोज रहे हैं तभी नया ज्ञान हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के हस्तांतरण से क्या होते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं तो उसमें क्या करता है, लोग अपने ज्ञान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग, नन ऑफ द। नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, रटने से तो होती है। ज्ञान हस्तांतरण से जरूरी नहीं कि हम ज्ञान को हस्तांतरण कर रहे हैं तो नया ज्ञान की ही प्राप्ति हो रही है। अनुभव और नवीन अर्थ खोजने में बिल्कुल, अगर कोई नया अर्थ खोज रहे हैं तो नया ज्ञान होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम अनुभव से भी लोग बोलते हैं कि ये चीजें हो सकता है। नवीन ज्ञान नई नई चीजों को खोज रहा है तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एसोसिएटेड विद पाउलो, स्किनर, कोलबर एंड, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है, स्किनर ने दिया था। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसी में साथ किसी एक वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद करोगे कौन कौन सी थ्योरी किसने दी है, पाउलो ने कौन सी दी है, स्किनर ने। आप अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है देखिएगा वीडियो, शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी वीडियो में मैंने ये थोड़ा डिटेल में था, पाउलो स्किनर ने कौन सा थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइटफुल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम, अंतर्दृष्ट अधिगम परिणाम है किसका है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का है, गेस्टाल्ट भी बोलते हैं, परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, उद्दीपन सामान्यकरण है या रीइंफोर्समेंट है। इंसाइटफुल लर्निंग क्या किसका परिणाम होता है, किसने दिया है इसको, इस मतलब इसका परिणाम क्या होता है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का मतलब जो इंसाइटफुल लर्निंग दिया किसने है, ये दिया है कोहलर ने दिया है। और उनका जब वो लर्निंग कर रहे थे, इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में डेफिनेशन दे रहे थे, उन्होंने बताया था गेस्टाल्ट परसेप्शन के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है कि इंसान क्या करता है कि नई नई चीजों को इमेजिनेशन करने लगता है, कल्पना करता है, देखता रहता है आगे की चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द ब्रूनर, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सेंसरी मोटर या सिंबॉलिक, कौन सा नहीं किया है। इसमें मान लीजिए जैसे नहीं पता है, इसमें पहला पूछा था क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, जैसे नहीं पता होता कि तो ब्रूनर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ज्यादा अब लेकिन यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन कर ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, इनएक्टिव के बारे में नहीं पता, आइकॉनिक के बारे में नहीं पता, सिंबॉलिक के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन ये पता था कि सेंसरी मोटर किसने दिया है, ये दिया है जीन पियाजे ने। तो आप इसको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं कि इनएक्टिव भी फिर ब्रूनर नहीं दिए होंगे, आइकॉनिक भी दिए होंगे, सिंबॉलिक भी दिए होंगे, लेकिन जो सेंसरी मोटर है वो किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। तो इसका ऑप्शन था इंद्रिय गतिकार, ब्रूनर ने नहीं दिया। लेकिन अब याद कर लीजिएगा ब्रूनर ने कौन सा दिया, इनएक्टिव दिया, आइकॉनिक दिया और सिंबॉलिक दिया है, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी इज, छद्म परिपक्वता काल होता है। और स्यूडो मैच्योरिटी क्या होता है, एडोलसन में होता है, इन्फेंसी में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है या लेटर चाइल्डहुड में। किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ये होता है पूर्व बाल्यावस्था में। क्या होता है, स्यूडो मैच्योरिटी कब होती है, पुबर्टी से पहले, मतलब पूर्व बाल्यावस्था, एडोलसेंट एज होने से पहले की जो अवस्था होती है, पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी या छद्म परिपक्वता काल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अधिगम क्या है, एक्विजिशन ऑफ accumulation of fact, meaning making through experiences, preparing for examination या memorization। अधिगम याद करना तो होता नहीं, परीक्षा की तैयारी करना होता ही नहीं। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण, जरूरी नहीं है कि जो आप अधिगम कर रहे हैं उसकी कोई अर्थ ही निकले और अनुभव के द्वारा निकले, ऐसा नहीं। तो क्या है, लर्निंग जो प्रोसेस है, तथ्यों की क्या है, संग्रह है। जब अधिगम करते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टों को हम क्या करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं। कई फैक्ट हमको मिलते हैं जब हम अधिगम करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज
सिक्वेशनल, कंटिन्यूअस और इंडिविजुअलाइज्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट का ये प्रिंसिपल ही पूछ लिया है कि मानव विकास क्या है, क्या 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 होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, वैयक्तिक होता है, उपरोक्त सभी होता है। बिल्कुल सही है तीनों, तो ऑल ऑफ दी अबव सब सही है। क्यों सही है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है क्रमिक होता है। ये नहीं है कि एक बच्चा अभी आज बेबी कोई शैशवावस्था में था तो 2 ही साल में वो एडोलसेंट एज में या किशोरावस्था में आ जाएगा, तो एक क्रमिक में विकास हुई। 2 साल में बच्चा ये होगा, 4 साल में ये होगा। अब वो अलग है कि थोड़ा थोड़ा। अब हाँ देखिए, कंटिन्यूअस जो जो चीजें वो निरंतर विकास होगा, नहीं है कि क्रमिक में भी होगा और कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है। विकास जो होता है दोनों चीज हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये नहीं है कि आज विकास हो गया। ग्रोथ होता है, ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो लगातार चलता रहता है। इंडिविजुअलाइज कैसे, व्यक्तित्व कैसे है? ह्यूमन डेवलपमेंट में हर व्यक्ति का क्या होता है? अपना अलग विकास होता है और अलग वृद्धि होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की ये सिक्वेशनल है, क्रमिक है, निरंतर है, व्यक्तित्व है, तीनों ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन और बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।